स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटम। ठीक है, तो अगर आपको एटम चैप्टर समझ में नहीं आता है, आपको डर लगता है एटम चैप्टर से और साथ ही साथ में आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यकीन मानिए, इस वीडियो के बाद आपको किसी भी फर्दर वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वीडियो में हम एटम चैप्टर में आने वाले सभी थ्योरी के टॉपिक, डेरिवेशंस और साथ ही साथ में न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी फॉर्मूले होते हैं उन सभी को काफी प्रिसाइज्ड वे में एक वन शॉट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन उठा के आप बैठ जाइए और इस पूरी वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन और जो भी चीजें मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ, इन सब चीजों को आपने वहां पर नोट डाउन करना है। ठीक हो गया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। सो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आने वाला एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका थ्योरी हो गया, डेरिवेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल, इन सभी के तो लिहाजे से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज माना जाता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। सो आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स में आने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एटम, इसका वन शॉट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको एटम चैप्टर में इंक्लूडेड सभी थ्योरी और डेरिवेशंस का हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक प्रिसाइज्ड वे में कवर करवाऊंगा। ये जो चैप्टर है आपका थ्योरी के लिहाजे से, डेरिवेशन के लिहाजे से या न्यूमेरिकल के लिहाजे से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका थ्योरी, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन कुछ भी बन सकता है। क्योंकि इसके डेरिवेशंस थोड़े लंबे होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, और थ्योरी भी थोड़ा ऐसा होता है कि लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाके आपको इस थ्योरी को पढ़ना होता है। तो काफी बच्चों के लिए ये जो चैप्टर होता है काफी टफ होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपका जो भी फोबिया इस चैप्टर को लेके है, सारा फोबिया हम यहाँ पर मिटा देंगे। ठीक है, एक कॉपी और एक पेन लेके आप बैठिए और पूरे चैप्टर को हमारे साथ यहाँ पर करेंगे। ठीक हो गया? बट हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि ये वन शॉट वीडियो है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम नजदीक आ रहे होंगे तभी आप इस वन शॉट वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर थ्योरी लिखने बैठ जाऊंगा और आप उसको उतारेंगे तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और वीडियो की जो हमारी लेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है आप समझिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, और अगर आपको लगता है कि कोई वैलिड पॉइंट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ जो कि आपको उतारना चाहिए, जो कि लेक्चर के बीच में मैं भी बताऊंगा, ठीक है, कि इन पॉइंट को आप उतार लीजिए। आप वीडियो पॉज करके जैसा मैंने बोला है उन चीजों को आप उतार लीजिएगा। जो भी डेरिवेशन है मैं ओरली यहाँ से बोलूंगा और आपको उसको उतार लेना है। ठीक हो गया? चलिए एटम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ये एटम में सबसे पहले जो मॉडल्स आए ये क्या थे। तो सबसे पहले जो एटम की परिकल्पना की, यानी कि एटम के बारे में सोचा, वो सोचा था थॉमसन ने। आपने क्लास 9th में इसका मॉडल भी पढ़ा होगा और क्लास 11th में भी इसको पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं थॉमसन मॉडल। ठीक है, इस मॉडल का एक और नाम होता है वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, या प्लम पडिंग मॉडल भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या बोलते हैं कि भाई जो आपका प्रोटॉन है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है। ठीक है, जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, इम्बीडेड होते हैं। इम्बीडेड होने का मतलब होता है धंसे हुए होते हैं। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बीडेड ऑन इट, जस्ट लाइक अ वाटरमेलन। जैसे आपका वाटरमेलन होता है ना, उसमें आपने देखा होगा जो उसके सीड्स हैं वो बीच बीच में फंसे होते हैं। ठीक है, ऐसी जो आपकी पुडिंग होती है वो ऊपर से ऐसे जो लगी होती है, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर में ऐसे इम्बीडेड होते हैं। यही मॉडल थॉमसन ने दिया हुआ था। ठीक है, तो भाई चलिए बहुत बढ़िया चल रहा था। तो दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि अगर इसके लिमिटेशन की बात करूं, लिमिटेशन, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो ये था कि उसने न्यूक्लियस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। क्यों? क्योंकि भाई डिस्कवरी नहीं हुआ था उस तक, तो न्यूक्लियस के बारे में वो कहां से कुछ बोलेगा। ठीक है, दूसरी बात, इसने ऑर्बिटल के बारे में कुछ नहीं बोला। ठीक है, ऑर्बिट्स के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम पे ये इसका पहला अटेम्प्ट था। ठीक है, तो ये बता भी कैसे सकता था? यही बहुत बड़ी बात थी कि इसने कुछ तो बताया। अगर इसकी हम मेरिट की बात करें, तो अगर मेरिट्स में लिखें तो एग्जाम में आ सकता है कि भाई 2 मेरिट और 2 डिमेरिट लिख दो इसके।
तो मेरिट में क्या आएगा, सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका भाई, उससे पहले तो किसने सोचा भी नहीं था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट मेरिट था उसका कि भाई उसने बोला था कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड ऑन इट, धसे हुए होते हैं, सच दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आई बात समझ में, यानी कि उसने पहले ही बोल दिया था कि जो एटम होता है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बस, ठीक है। डेफिनेशन हो गई, मेरिट होगी, डिमेरिट होगी, बात खत्म। यहाँ पर हमारा थॉमसन मॉडल खत्म होता है, ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद हमारा जो दूसरा मॉडल आता है इसको बोलते हैं रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब भाई, अब रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि उस भाई ने न्यूक्लियस की खोज कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं भाई न्यूक्लियस की खोज कैसे हुई। तो कभी भी जब रदरफोर्ड मॉडल हमको पढ़ना होता है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत फेमस था, जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। आपने ये भी क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक स्टोरी जैसी थी, आई होप आपको याद होगा। यहाँ पर मैं इस चीज का रिवीजन आपको कराता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ कि उसने एक गोल्ड का फॉइल लिया, ठीक है, नाम याद रखना, गोल्ड का फॉइल, ये मान लो उसका एक एटम है। अब हमें तो पता ही है क्यों सस्पेंस क्रिएट करना है, यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, उसे नहीं पता था, ठीक है। यहाँ से उसने कुछ पार्टिकल छोड़े, ठीक है, बीम छोड़ी, जो कि किसकी थी, एल्फा पार्टिकल्स की बीम थी, एल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल के बारे में एक बात बताऊं, तो इनका जो नेचर होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा और डीप जानना हो तो जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, 2He4, इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो भाई यहाँ से कुछ अल्फा पार्टिकल गए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वो सीधे सीधे चले गए, उनमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं देखा गया, ठीक हो गया। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू डायरेक्टली या अनडिफ्लेक्टेडली, ठीक हो गया, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड चले गए। चलिए, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल हुए जो कि पास से जाना चाह रहे थे, और कुछ एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए भाई, ये देखो। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंड लार्ज एंगल, देखो यहाँ ये एक्यूट एंगल से हुआ और ये ऑब्ट्यूस एंगल से हुआ, ठीक है। तो पहला क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो भाई सीधे चले गए थे, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्टेड हुए थे। अब तीसरा पॉइंट, फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, आर टोटली बाउंस्ड बैक, देखो अपने पोजीशन से क्या हो गए, बाउंस्ड बैक हो गए भाई, ये देखिए। तो भाई उसने क्या सोचा, उसने पहली बात सोचा, देखिए उसका वो तीन ऑब्जर्वेशन थे यहाँ जो मैंने लिखा है आपको, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नंबर वन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंड लार्ज एंगल, दूसरा, और तीसरा, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल वर टोटली बाउंस्ड बैक। तीन आपके क्या हो गए, ऑब्जर्वेशन। अब बात करते हैं भाई रिजल्ट क्या है उसकी, रिजल्ट, पहला रिजल्ट, रिजल्ट नंबर वन, पहला रिजल्ट तो उसने ये बोला कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है एटम का, ऑब्वियस सी बात है ना, पार्टिकल सीधे चले गए, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, पहला। दूसरा, दूसरा पॉइंट क्या बोला होगा फिर उसने, ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कैसे चार्ज के थे, अब दिमाग खोलने वाली बात है, हाँ, अब दिमाग वाले बच्चे ही इसको बना पाएंगे, देखिए जरा, अल्फा पार्टिकल कैसे नेचर के थे, पॉजिटिव। ये ऐसा भी तो कर सकते थे ना कि यहाँ तक आए, यहाँ से अंदर को चले जाते, ये यहाँ को आया, ये अंदर को चले जाता, भाई ये बाहर को ही क्यों गया, बाहर को गया, इसका मतलब रिपल्सन हुआ। और रिपल्सन किसके बीच में होता है, जब दो लाइक चार्जेस होते हैं, और हमें पता है भाई अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब जो बीच में है इसका चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव। दूसरा ऑब्जर्वेशन था, सिंस सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेंटर, इट shows that the center consists of positive charge, यानी कि जो सेंटर है, सेंटर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो कितनी तगड़ी ऑब्जर्वेशन आ रही है कि पहले तो
भाई मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम का खाली होता है, दूसरा जो सेंटर होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा चीज क्या बोला कि जो फ्यू अल्फा पार्टिकल हैं वो बाउंस बैक हो गए, वापस चले गए। इसका मतलब सेंटर में कुछ खतरनाक सी चीज है ना जिससे पटक के वो वापस चले गए। इसका मतलब है कि जो सेंटर है वो क्या है, हार्ड है, और साथ ही साथ में क्या है, डेंस है। आई बात समझ में? तो हमारे तीन ऑब्जर्वेशन मिले कि मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, और सेंटर हार्ड और डेंस होता है। उसी सेंटर को उसने क्या नाम दिया, ही नेम्ड इट न्यूक्लियस। उसने क्या नाम दिया इसको कि भाई यही तो न्यूक्लियस है। ठीक हो गया। तो चलिए भाई न्यूक्लियस की डेफिनेशन उतारिए। ठीक है, अब मैं ऐसे बताता हूं, आप लिखिए। तो न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज अ, क्या लिखेंगे, इट इज अ डेंस, हार्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंट्रल कोर ऑफ एटम। डेंस होता है, हार्ड होता है, और पॉजिटिवली चार्ज होता है, और सेंटर में होता है। डेंस, हार्ड, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर कोर ऑफ द एटम विच कंटेन द इंटायर मास ऑफ एटम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो न्यूक्लियस की बात है। ठीक है, शॉर्ट में देखो, न्यूक्लियस कैसा होता है, डेंस होता है, हार्ड होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस जो मोस्ट ऑफ द मास होता है, मोस्ट क्या, ऑल ऑफ द मास भी कह सकते हो, मास ऑफ एटम इज सेंटर्ड ऑन न्यूक्लियस। बात खत्म। ठीक है, तो जो मोस्ट ऑफ द मास होता है वो कहां पे सेंटर्ड रहता है, केंद्रित रहता है, न्यूक्लियस पे केंद्रित रहता है। ठीक हो गया। मान लो हम कैसे इसको समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया है। ठीक है, मान लो इंडिया में बहुत सारे आपके स्टेट है। ठीक है, बट रेवेन्यू आपका सबसे ज्यादा मान लो बॉम्बे से आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है, बॉम्बे पे डिपेंड करती है। आया, क्योंकि 99% मान लीजिए जो आपका इकोनॉमी आ रही है वो कहां से बूस्ट हो रही है, बॉम्बे से बूस्ट हो रही है। आई बात समझ? मान लो उत्तराखंड का, ठीक है, सबसे ज्यादा कल्चर हमारे डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में है, लेट अस सपोज। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड का पूरा कल्चर है वो किस पे करता है, किस पे सेंटर्ड है, बागेश्वर पे सेंटर्ड है। समझिए, तो न्यूक्लियस का किसी भी एटम का सारा मास किस पे सेंटर्ड होता है, न्यूक्लियस पे सेंटर्ड होता है। चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये जो मॉडल था अभी तक का बेस्ट मॉडल था। ठीक है, जब तक कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इसने अभी जो हम मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है, 12th क्लास में लेटेस्ट, वो है बोहर मॉडल। ठीक है, बट रदरफोर्ड मॉडल बेस्ट मॉडल था, उसी से कुछ कुछ चीजें कॉपी करके बोहर ने अपना मॉडल बनाया था। रदरफोर्ड ने कितनी चीज सोची थी, देखिए इसके पॉस्टुलेट आएंगे तो सबसे पहले इसने क्या दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात इसने की थी। ठीक हो गया। दूसरी चीज इसने क्या दी थी, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में इसने बताया था। आई बात समझ में? तो इसने क्या बोला था कि भाई जो सेंटर होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं आपके, ऑर्बिट में होते हैं। ये सब कुछ बता दिया था उसने। इलेक्ट्रॉन चारों ओर कहाँ पे घूम रहे होते हैं, ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, और सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और रदरफोर्ड मॉडल के मेरिट्स कभी भी नहीं पूछे जाते। बात आती है कि भाई इसका क्या डिमेरिट रह गया, इसका क्या लिमिटेशन है। और न्यूक्लियस की खोज कैसे की वो तो मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको बहुत अच्छे से। भाई इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें, इसका एक ही लिमिटेशन है, इट डज नॉट फॉलोज मैक्सवेल। ठीक है, फिर मैं आपको लिखाऊंगा, आप कॉपी में लिखेंगे, रूल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या बोलता था, मैक्सवेल के हिसाब से ना, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना सर्कुलर पाथ में, तो क्या रेडिएट करेंगे, एनर्जी बाहर छोड़ेंगे। अगर एनर्जी बाहर छोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी एनर्जी कम होगी धीरे धीरे। और अगर एनर्जी कम होती है तो उनका जो सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन ये हुआ, ये हुआ सर्कुलर मोशन जिसमें एक सर्कल बन गया। ये सर्कुलर मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
आपका स्पाइरल मोशन में, स्पाइरल मोशन ये जलेबी वाला मोशन, ये धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है ना, जब उसकी एनर्जी कम होगी क्या वो बड़े ऑर्बिट में घूम पाएगा? वो धीरे 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 अपने ऑर्बिट को क्या करेगा? छोटा करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसे ऐसे अगर सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही करने लगे तो सारे इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे ना, फिर आपका एटम ही कैसे एग्जिस्ट करेगा बिना इलेक्ट्रॉन के? तो ये जगह पे आपका जो रदरफोर्ड है उसका मॉडल फेल हो गया था। ठीक है, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, sorry, according to Maxwell, the moving electrons in a circular path radiate energy. ठीक है, so with the radiation of energy they will lose the energy. ठीक है, and their motion becomes spiral, and after some time they will fall into the nucleus due to the lack of energy. ठीक है, और finally the atom get, क्या लिखोगे? destroyed लिख दीजिए। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने समझा कि क्या दिक्कत हुई कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। जो चीज मैंने आपको बोला है उसके आपने प्रॉपर इंग्लिश बनानी है। और दूसरी बात है, आपके पास कोई ना कोई किताब तो होंगी। अब जो मैंने बोला है आप किसी भी किताब से टैली कीजिएगा और उसका जो स्टेटमेंट है उसको लिख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, जैसे भी आप पूछते हैं आपको मैं जो डेफिनेशंस वगैरह है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारी सारी थ्योरी खत्म होती है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं जो कि अपना है डेरिवेशन वाले पार्ट्स। तो सबसे पहला डेरिवेशन आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पर क्या है कि भाई ये क्या था? एक न्यूक्लियस, यहां से क्या आ रहा था? अल्फा पार्टिकल। अब न्यूक्लियस कैसा होता है सोचो तो, न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है? पॉजिटिव। अब देखिए, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, क्या ये न्यूक्लियस के अंदर तक जा सकता है? क्या नहीं जा सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिव, और ये अल्फा पार्टिकल भी कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल होता है। ठीक है, तो अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के आखिर कितना जो क्लोज आ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस का भी सेंटर है ये, और यहां तक अपना अल्फा पार्टिकल आया है, तो इस दूरी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर? आर नॉट। यही हुई हमारी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, याद रखिएगा जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है, याद रखिएगा इसको, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है आपका 2e, न्यूमेरिकल के लिए भी जरूरी है, और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस होता है आपका जेड ई। जेड ई, यहाँ पर जेड क्या है आपका? उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया। चलिए, चूंकि ये पार्टिकल आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सो काइनेटिक एस, ठीक है, अल्फा पार्टिकल moves with velocity v, क्योंकि वो v वेलोसिटी से घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बताइए? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम उसका क्या हो गया? मास हो गया। ठीक है, अब जब वो इधर पे पहुंचा तो अब वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ गया, तो जब दो चीज कांटेक्ट में होते हैं तब वहां पर कौन सी एनर्जी लगती है? ऑब्वियस सी बात है, दो चीजों का सिस्टम बन गया ना, तो सिस्टम की एनर्जी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। सो अब लिखेंगे व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस r naught from nucleus, so potential energy of the system कितनी हो जाएगी बताइए? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U कहते हैं, U का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक काम कीजिए ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ही लिख दीजिए, इससे थोड़ा डेरिवेशन अच्छा बन जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा बताइए? K Q1 Q2 अपॉन R, यही तो फॉर्मूला होता है। तो U बराबर कितना हो जाएगा बताइए? K Q1 अल्फा पार्टिकल का कितना है? 2e,
Q2 कितना हो गया अपना Ze अपॉन R की जगह में डिस्टेंस कितना रख दो R0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था और यहां जाके उसकी काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो गई पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है कंजर्व रहती है। तो अब लिखेंगे हम बाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्या बोलता है एनर्जी कंजर्वेशन कि भाई आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी को अभी के ही लिख लीजिए, तो के बराबर किसके बराबर हो जाएगा बताइए, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है के, ठीक है, टू टू लिख दीजिए जेड ई इंटू ई, देखिए एक ई है एक ई है, तो ई इंटू ई क्या हो गया ई स्क्वायर अपॉन कितना लिख दो आर नॉट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे के नीचे आ जाएगा, तो यहां पर से अगर हम बात करें तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इक्वल टू के टू जेड ई स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये दो के सेम हो गए, एक काम कीजिए इसको के अल्फा लिख दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा के अल्फा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है ना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये के तो ऐसे ही रहा, के अल्फा कहाँ आ गया नीचे, एंड दिस इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या करनी थी, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया, आर नॉट को ऊपर ले लिया, आंसर आ गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर हमारा रदरफोर्ड की कहानी भी पूरी हो गई, ठीक है, लिमिटेशन बता दिया मैंने आपको, पॉस्टुलेट बता दिया, मेरिट्स बता दिया, और साथ ही साथ में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने करीब जा सकता है ये भी मैंने आपको यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पे बोहर मॉडल ऑफ एटम, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोहर मॉडल। इसके दो पॉस्टुलेट हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं एक ड्रॉ बना देता हूं यहाँ पर। ड्रॉ में क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है जेडी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है मान लीजिए v से, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अंदर को कौन सा फोर्स लगता है पता है आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक, और बाहर को कौन सा फोर्स लगता है पता है सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी। आई बात समझ, अंदर को कौन सा फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई, और बाहर को कौन सा लगता है एफ सी। तो पहला जो पॉस्टुलेट है वो आप लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉस्टुलेट, कि जो एफ सी होता है और एफ ई होता है ये आपस में क्या होते हैं बराबर, एफ सी बराबर एफ ई। इसको क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तो लिखोगे आप इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ in which electric force between nucleus and electron is balanced by centripetal force। ठीक हो गया, exerted by the center, यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किससे बैलेंस किया जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स से। ठीक है, एफ सी बराबर एफ ई, पहला पॉस्टुलेट हो गया। दूसरा पॉस्टुलेट लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम, क्या फॉर्मूला होता है उसका mvr, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि n टाइम मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि mvr इक्वल टू क्या होना चाहिए nh अपॉन 2 पाई, वेयर n इक्वल टू 1, 2, 3, यानी कि क्या होने चाहिए नेचुरल नंबर होने चाहिए। आई बात समझ में। तीसरा पॉस्टुलेट लिखेंगे, तीसरा पॉस्टुलेट क्या होगा, मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, हाई से जब लो में जंप करता है तो इट रेडिएट एनर्जी, ये एनर्जी को क्या करता है रेडिएट करता है। मान लो इधर पे आपका जो एनर्जी है वो E2 है और यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या है E1 है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि E2 माइनस E1 बराबर कितना रेडिएट किया उसने h न्यू एनर्जी को रेडिएट किया। ये तीसरा, when electron jump from high energy orbit to low energy orbit it radiates the energy।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने पहला चीज पढ़ दिया कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि एम बी आर बराबर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। और तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। ठीक हो गया। चलिए, बोहर के इन 3 पॉस्टुलेट के बाद बोहर ने कुछ कैलकुलेशन की और कुछ थ्योरम्स निकाले। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोहर रेडियस। अब बोहर बहुत चालाक था भाई। बोहर ने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। ये अपना न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये अपना ऑर्बिट है, ठीक है। न्यूक्लियस के पास कितना चार्ज होता है हमको पता है, जेडी, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अंदर को कौन सा फोर्स लग रहा है उसको, एफ ई, और बाहर को कौन सा फोर्स लग रहा है उसको, एफ सी, ठीक है। उसने बोला कि यार अगर मैं रेडियस निकालूं तो लोग पूछेंगे यार पहले ऑर्बिट का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, तीसरे का क्या होगा। तो उसने दिमाग लगाया, उसने बोला यार एक काम करता हूं, मैं सीधा nth ऑर्बिट का रेडियस निकालता हूं। कैसे, उसने बोला मैं आर एन निकाल देता हूँ, ये दिस इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। अगर मैं n बराबर 1 रख दूंगा तो फर्स्ट ऑर्बिट आ जाएगा, n बराबर 2 रख दूंगा तो सेकंड ऑर्बिट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो nth ऑर्बिट का रेडियस निकाल रहा है तो nth ऑर्बिट पे जो वेलोसिटी होगी उसको भी उसने क्या ले लिया, vn ले लिया, क्योंकि हर ऑर्बिट पे एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है हर ऑर्बिट पे आपकी वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो nth ऑर्बिट पे वेलोसिटी क्या होती है, vn। तो सब लोग अपनी कॉपी में सबसे पहले तो ये लिखो, आर एन इक्वल टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, vn इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, जेड इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ई इक्वल टू सॉरी चार्ज ऑन न्यूक्लियस, और ई इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये 4 चीजें लिख दी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अकॉर्डिंग, देखिए सिंपल डेरिवेशन टू फर्स्ट पॉस्टुलेट। पहला पॉस्टुलेट क्या बोलता है इसका, फर्स्ट पॉस्टुलेट एफ सी बराबर एफ ई। आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ई बराबर के 1/4πε0, ठीक हो गया। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर एफ ई की जगह में एफ सी बराबर एफ ई, हाँ ये, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ट्रिक लगाने वाला हूँ अपना डेरिवेशन इजी करने के लिए। तो आप एफ ई बराबर एफ सी मत कर दीजिएगा वहां पर, वरना थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर हमें करना है एफ सी बराबर एफ ई। एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू एफ ई कितना हो गया, के Q1 की जगह में, देखो Q1 की जगह में कौन है, न्यूक्लियस, इसका चार्ज कितना है, जेडी। Q2 की जगह में ई, अपॉन बीच की दूरी कितनी होगी, आर। अब ऑब्वियस सी बात है, हम nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो आर जहां जहां पर भी दिख रहा है उधर पे आर एन लिख दो। यहाँ पर आर एन का स्क्वायर हो गया क्योंकि आर स्क्वायर होता है, और वी की जगह क्या लिख दो, वी एन। क्या एक आर एन से एक आर एन का स्क्वायर यहां से कट जाएगा, एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई इंटू ई, क्या हो गया, ई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, आर एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक हो गया। ये पहला पॉस्टुलेट आ गया अपना। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड पॉस्टुलेट। पॉस्टुलेट दूसरा पॉस्टुलेट क्या बोलता है भाई, देखिए बोलता था एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, v की जगह में वी एन, आर की जगह में आर एन, पक्का। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें एक काम करता हूं, मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं बोथ बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूं क्या हो जाएगा बताओ तो, m का क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, वी एन का क्या हो जाएगा, वी एन स्क्वायर, आर का क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर इक्वल टू एन तो एन ही हुआ, एच यहां पर हो गया, अपॉन 2 पाई है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अच्छा इधर भी तो स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई का क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या कर देना है, डिवाइड दे देना है, ठीक है। तो भाई डिवाइड देके कैसा होगा बताइए, देखिए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड दूं तो डिवाइड देने पे क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है मेरी, m
वी एन स्क्वायर, उसका एलएचएस कितना है देखो, इक्वेशन 2 का एलएचएस से एलएचएस को डिवाइड देते हैं, एम स्क्वायर। एक काम कीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को कीजिए, इससे इजी हो जाएगा। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा बताइए। इक्वेशन 2 में क्या है एलएचएस में, एम स्क्वायर वी एन स्क्वायर आर एन स्क्वायर अपॉन यहां पर कितना है एम वी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर कितना है देखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा देखिए, अगर नीचे पे करेंगे तो ये इक्वेशन 1 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। ठीक है, कुछ कट फिट रह गया, देखिए इसको थोड़ा सा हम इजी करते हैं, यहाँ पर से देखिएगा कितना हो जाएगा बताइए, एक एम से एक एम कटेगा, वी एन स्क्वायर से पूरा वी एन स्क्वायर चला गया, तो इधर क्या बचा खाली आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम्हें पता होगा अपॉन का अपॉन सबसे ऊपर चल जाता है और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है, इनटू देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ओ सॉरी इनटू करना था ना वो, तो देखो ऐसे लिख दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है 4 पाई स्क्वायर, ऊपर आर एन सबसे ऊपर चले गया और के जेड ई स्क्वायर नीचे पे आ गया, कुछ कट कुट रह गया, देखो एक आर एन से एक आर एन कट रहा है, आ गया मेरा आर एन, देखो आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोहर रेडियस। देखो आप इससे इजी क्या लोगे, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोहर रेडियस। अब यहां पर एग्जाम में कुछ चीजें यहां पर की जाती हैं भाई, देखो क्या की जाती है यहाँ पर क्या बोला जाएगा कि आर एन जो सीबीएसई पैटर्न में आता है, ठीक है, और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड से हैं तो अब आपके चांसेस हैं ऐसे आने के, सीबीएसई में तो बहुत आम हो चुका है अब आना। देखो अगर मैं जेड बराबर 1 ले लूं, 1 किसके लिए लेते हैं, फॉर हाइड्रोजन एटम, आप लिख भी सकते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जेड बराबर 1, तो आर एन बराबर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सजा के लिखते हैं इसको, पहले मैं एच स्क्वायर लिख देता हूँ, एच प्लांक कांस्टेंट पता होता है मुझे, देखो 4 मुझे पता होता है, पाई स्क्वायर मुझे पता होता है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 मुझे पता होती है, जेड की जगह कितना लिख देना है 1, तो उसको लिखेंगे ही नहीं, ई स्क्वायर मेरे को पता होता है, ऊपर एक बचा क्या एन स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी चीजें मुझे पता है, ये जो ये सारी चीजें पता है इसका मतलब ये क्या है, कोई कांस्टेंट सी है, तो आर एन जब कांस्टेंट हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आई बात समझ में। अब जो आपके साइंटिस्ट लोग थे ना, उन्होंने बोला यार बच्चे बड़े दिक्कत ले रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों की कुछ मदद की जाए। उन्होंने बोला इतना बड़ा फॉर्मूला वो एग्जाम में लगाएंगे कैसे, पहले वो प्लांक कांस्टेंट लिखेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, पाई का स्क्वायर करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं हम ही शॉर्ट बना देते हैं इन लोगों के लिए, ठीक है। तो उधर पे जब कैलकुलेशन आपने की, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.53 इंटू 10 की पावर -10, ऊपर क्या था एन स्क्वायर और नीचे क्या है जेड। देखो यहां नहीं लिया मैंने जेड क्योंकि यहाँ जेड ले लिया, बट वैसे तो ले सकते हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूं, देखो ये ये कब के लिए है, जब आप एग्जाम में करेंगे, और इसका आंसर हमेशा किस में आएगा मीटर में। आपका मन करे यार मीटर में नहीं निकालना है मैंने आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें क्या करेंगे आर एन का एक और फॉर्मूला लिख देंगे, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और अब जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा एंगस्ट्रम में आएगा। आई बात समझ में। आप चाहे तो मीटर में निकालिए या अब आप चाहे तो एंगस्ट्रम में निकालिए। तो कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला दे दिया मैंने, दूसरा आ सकता है कि भाई डेरिवेशन बनाओ, डेरिवेशन बना दिया, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ट्रेंडी आजकल चल रहा है कि भाई आर एन को एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करो, वो भी हमने कर दिया, ठीक हो गया। तो यहां पर हमने बोहर रेडियस पूरा ही खत्म कर दिया। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं इसके, जो है बोहर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। डालेंगे बोहर वेलोसिटी ऑफ
nth ऑर्बिट। फिर बोहर की वेलोसिटी क्या है? देखिए अगर 1 घंटे की वीडियो होती है, क्योंकि मुझे पता नहीं है किसकी लेंथ क्या जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा एक चैप्टर है जिसके कि अगर आप एनसीईआरटी में जाएँ तो 10 से 12 यूनिट के इसके लेक्चर होते हैं। तो 1 घंटे में 1 घंटा बोले तो 1 घंटे का आप अपनी कोई क्लास मान लीजिए, कोई ट्यूशन क्लास या कोचिंग क्लास या स्कूल की क्लास, बस उतने में तुम्हारा एक चैप्टर कवर हो जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और 1 टू 1 इंटरेक्शन हो रहा है हमारा अभी, ठीक है? तो चलिए बोहर वेलोसिटी के लिए सेम, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वही ड्रॉ दोबारा बना देंगे, वही चीजें दोबारा लिख देंगे, वो आर एन बराबर वी एन बराबर वो चीजें। अब सीधे लिखता हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉस्टुलेट। पहला पॉस्टुलेट क्या था बोहर का? एफ सी बराबर एफ ई। एफ सी की वैल्यू कितनी थी? एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वी की जगह वी एन, आर की जगह आर एन, इज इक्वल टू इधर पे कितना था? के लिख देते थे हम, जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाता था यहाँ पर? आर एन का स्क्वायर। असल में यहाँ पर ऐसा करते थे, हाँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक जेडी लेते थे और दूसरे वाले का मास कितना लेते थे? जेडी इंटू ई। तो आर एन से एक आर एन कट जाता था, तो एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सेकेंड पॉस्टुलेट। सेकेंड पॉस्टुलेट क्या बोलता था? देखिए सेकेंड पॉस्टुलेट, सेकेंड पॉस्टुलेट होता था एम वी आर, वी की जगह वी एन और आर की जगह आर एन, इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब कुछ नहीं करना है हमने, दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, बात खत्म। क्या हो जाएगा बताइए? तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर से, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? एम वी एन का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? एम वी एन आर एन इज इक्वल टू, देखिए इक्वेशन 1 से 2 डिवाइड करना था ना, तो इक्वेशन 1 का एलएचएस कितना है यहाँ पर? देखिए के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है, अपॉन नीचे कितना लिख देंगे? एन एच अपॉन 2 पाई। अब हमें ये चीज पता है कि भाई 2 पाई चल जाएगा सबसे ऊपर और ये चल जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? एम से एक एम कटा, वी एन से एक वी एन कटा, तो यहाँ पर कितना बचा? एक वी एन बचा, एक आर एन बचा, इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर, बस आ गया डेरिवेशन, कौन सी बड़ी बात थी, अपॉन आर एन इंटू 2 पाई चल दिया सबसे ऊपर और एन एच आ गया नीचे। ये आर एन से एक आर एन और उड़ा दो, तो आपकी वेलोसिटी क्या आ गई बताओ? वी एन बराबर, देखो, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोहर वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप z बराबर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? z बराबर 1 किसके लिए रखते हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए रखते हैं। कितना हो जाएगा फिर बताइए? वी एन बराबर कितना हो जाएगा? के जेड की जगह में 1 रख दिया, ई स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं, 2 पाई को ऐसे लिखते हैं और एच को ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक 1/n बचेगा ना। इतने पूरे को मैं नया कांस्टेंट मान लेता हूं दोबारा से c, तो वी एन, ठीक है, इक्वल टू c अपॉन एन, तो c अपॉन एन का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। लीजिए दूसरा भी, तो हमने बोहर वेलोसिटी प्रूव कर दी और बोहर रेडियस प्रूव कर दिया, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आपकी है बोहर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बोहर। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, जिसके बाद ये आपका पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बोहर एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ड्रॉ दोबारा से सेम बना देंगे और जो ऊपर वी एन आर एन जेड ई और ई लिखा है उसको सेम लिख देंगे, ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें टोटल एनर्जी निकालनी है ना, तो टोटल एनर्जी के लिए हमें जितनी एनर्जी है वो सभी निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी, भाई काइनेटिक एनर्जी क्यों जनरेट होगी? ऑब्वियस सी बात है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी से कर रहा होगा, और जहां पर भी वेलोसिटी आती है उधर पे कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी।
तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होगा देखिए दोबारा से, अब मैं थक गया इस चीज को लिखते लिखते। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता था, अब तो रट लीजिए इसको। वन शॉर्ट वीडियो में यही फायदा होता है कि इतने बार एक ही बार हो जाता है कि सीधा याद हो जाता है। देखिए एफ सी बराबर क्या होता था, एफ ई क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी की जगह वी एन और आर की जगह आर एन, इज इक्वल टू के, यहाँ पर क्या हो जाता था देखो, जेड ई इंटू एक ई अपॉन आर एन का स्क्वायर, आर एन से आर एन का स्क्वायर काट दो पक्का, तो कितना हो गया, एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब एक काम करो, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ करो तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी एन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ दोनों साइड, हाँ, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब आपको पता है, समझ गए हो अब आप डेरिवेशन, कि हाफ एम वी स्क्वायर को ही तो क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN, डब्बे में डाल दीजिए इसको, और दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक हो गया, चलिए हवा की तरह ले जा रहे हैं हम डेरिवेशन, ठीक हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ये देखिए पहला चीज हो गया। अब हम किसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे निकालेंगे, अगर मैं आपको ड्रॉ रिकॉल कराऊं जो कि आपने अपनी कॉपी में बनाई रखा होगा, यहाँ पर हमारा एक ऑर्बिट है, यहाँ पर है, इसका चार्ज कितना होता है जेड ई, और इसका चार्ज कितना होता है ई, और इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसका नाम कितना है, आर एन। ये तो है ना ड्रॉ, बीच में जो रेडियस है वो कितना है, आर एन। अब रियल में ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई नहीं होता, माइनस ही होता है। अब आप बोलेंगे अभी तक तो ई में ही काम चल जा रहा था, क्योंकि अभी तक हम फोर्स निकाल लेते, और जो फोर्स होता है वो साइन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फोर्स नेगेटिव में नहीं आएगा कभी भी। हाँ उसका नेचर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव होता है, बट फोर्स नेगेटिव में नहीं आएगा। अभी तक हम फोर्स निकाल रहे थे, बट जब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वो नेगेटिव में भी आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, और Q1 Q2 को लिखते हैं विद साइन, विद साइन। तो कितना हो जाएगा फिर बताइए, U बराबर के Q1 की जगह कितना लिख दूं, जेड ई, Q2 की जगह कितना लिख दूं, E, अपॉन बीच की दूरी R की जगह कितना लिख दूं, R। ठीक है, और गलती हो गई यहाँ पर कि E की जगह क्या लिखना था, माइनस ई, क्यों, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में लेते हैं, माइनस में। U बराबर कितना हो गया फिर बताओ, माइनस के, माइनस बाहर आ गया, जेड ई इंटू ई, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी मैंने, ठीक है, डब्बे में डाल दीजिए। अभी एक विजुअलाइजेशन कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अब हमारे पास बात आई कि भाई एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी बताइए तो। T बराबर टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कितना हो जाएगा फिर बताइए, टोटल एनर्जी इक्वल टू टी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 RN, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस है यहाँ पर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन RN, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टोटल एनर्जी निकालने के लिए टी इक्वल टू, देखो के कॉमन ले लो, जेड ई स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों साइड है, अपॉन देखो आर एन, ये 2 है, जेड नहीं है, 2 है, आर एन यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लो आर एन। अंदर कितना बचा देखो, एक 2 बचा यहाँ पर, ये नीचे पे, तो 1/2 प्लस माइनस क्या हो गया,
माइनस, ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, देखो के कॉमन, जेड स्क्वायर कॉमन, आर एन कॉमन, तो सब कुछ कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा 1, जीरो नहीं बोलना है इधर पे। तो अब कितना हो जाएगा बताइए इसमें, देखिए सो कितना हो जाएगा ये? अगर हम इस पे बात करें टी ई इक्वल टू, इसको मिटा दें, चलो कोई दिक्कत नहीं, टी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, 1/2 में से जब 1 को घटाया जाता है तो आपका आंसर कितना आता है, -1/2। सोचो ना, आधे में से एक को घटाना है तो इन टू कितना आ गया ये, -1/2। ठीक है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना हो गया बताइए, तो माइनस को बाहर लिख दो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर एन, कितना हो गया 2 RN, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर योर टोटल एनर्जी। ठीक हो गया, खत्म हो गया डेरिवेशन। ये तीन ही डेरिवेशन थे जो आपके बोहर में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेरिवेशन तो आप फ्रीक्वेंसी का बनाए, ऊपर से नीचे कूदता है, नीचे से ऊपर जाता है, बट वो एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट फेमस डेरिवेशन। ठीक हो गया, और सबसे ज्यादा चांस इसी के आने के होते हैं। अब इसमें भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ चीजें पढ़ लीजिए, चलिए पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। ठीक है, सीधे लिख देता हूं मैं यहां पर, या तो क्या हो जाएगा बताओ, टी इक्वल टू माइनस के, देखिए जेड ई स्क्वायर अपॉन 2, आर एन की वैल्यू कितनी थी कॉपी में, देखिए 0.53, ठीक है, इंटू 10⁻⁻10, और यहां पर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। अब अपॉन का अपॉन कहां चले गया, ऊपर चले गया, तो ये क्या एक्सप्रेशन बन गया फिर बताइए, ये एक्सप्रेशन बन गया टी इक्वल टू माइनस के जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं हम लोग, एक स्टेप बच जाएगा अपना। हाँ, कितना हो जाएगा ये, 1 सेकेंड, ठीक है, के यहाँ पर से अपना ई स्क्वायर पहले लिख दो, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर अपॉन ये 2 इंटू 5, 3 दूना कितना हो गया 6, और 5 दूना कितना हो गया 10, तो 1 पॉइंट कितना हो गया ये 0.6। ठीक हो गया, इंटू 10⁻⁻10, और नीचे क्या घूम रहा है एन स्क्वायर। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ कांस्टेंट है, सोचो तो जरा क्या क्या कांस्टेंट है इसमें। थोड़ा सा ही जो पेन है लैग करने लग गया, ठीक है, कितना कांस्टेंट है इसमें, इतना सब कुछ है, ये इतना सब कुछ कांस्टेंट है। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इतना सब कुछ कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जब आई, साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, तो इसकी वैल्यू आई आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखिए, न्यूमेरिकल अभी लिखा भी दूंगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, ठीक है, सॉरी, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहां जो आंसर आया होगा उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया होगा, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। तो कितना आंसर हो गया, देखिए टी इक्वल टू -13.6, यहां पर हुआ जेड स्क्वायर अपॉन कितना हुआ एन स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पर अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। वैसे जो ऊपर मैंने लिखा है ना, वो वहां तक डेरिवेशन में वहीं तक काफी है। ये है आपके किसके लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला, कि जेड और एन दिया होगा, आपको टीई निकालना होगा। टीई को ना शॉर्ट में ई एन भी कह देते हैं। अब इसकी नौटंकी चालू हो गई, ठीक है, इसीलिए थोड़ा लंबा लेक्चर बनाने में क्या होता है कि एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत दिक्कत देने लग जाता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, टीई बराबर हमारी ये वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जेड बराबर 1 ले लूं, जेड बराबर कितना ले लूं 1,
तो क्या वैल्यू हो जाएगी फिर यहां से बताइए? टोटल एनर्जी को मैं En कह देता हूं, ठीक है। En, देखिए ये भी कांस्टेंट, Z1 कांस्टेंट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? एन स्क्वायर। कई बार अगर ये प्रूफ करने के लिए बोला तब आप इतना सब कुछ करेंगे, कितना? ये वाला है, ये वाला, अदरवाइज नहीं करेंगे जो मैंने यहां पर लिखा है। अदरवाइज जो ऊपर हमारा आया था वही इनफ था, ठीक है। और यहां पर हम अपना डेरिवेशन क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। यहां पर जो अपना ये वाला पार्ट आया था, अदरवाइज यही काफी इनफ है। अगर टोटल एनर्जी पे आया तो यहां पर रुक जाना है। अगर आया कि टोटल एनर्जी एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रूव करो, तो फिर नीचे जाना है। और हाँ, नीचे तो हमको वैसे भी समझाना ही था, न्यूमेरिकल करने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला हो गया टोटल एनर्जी का -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक हो गया। चलिए, यहाँ पर हमने जितना भी डेरिवेशन था सब कुछ निकाल दिया। अब लास्ट 5 मिनट का एक टॉपिक है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भाई क्या होता है? देखिए इसका भी ड्रॉ होता है, ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऑर्बिट्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। देखिए, हम पहला ऑर्बिट ड्रॉ किया n बराबर 1, दूसरा ऑर्बिट ड्रॉ किया n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7, 8, 9, तो मैं n बराबर इन्फिनिटी लो लेता हूँ, चलेगा। और ये क्या है मेरा n इक्वल टू 1, दिस वन इज n इक्वल टू 2, दिस इज n इक्वल टू 3, दिस इज n इक्वल टू 4, दिस वन इज n इक्वल टू 5। अगर ये बनाने को आ गया ना एकदम खुश हो जाना है, ठीक है, ये बेस्ट है। फिर अगर ये बनाने को जो आ गया तो अब सबसे पहले क्या है, अगर मैं n बराबर 1 में बोलूं तो कहां कहां से इलेक्ट्रॉन गिर सकता है? n बराबर 2 से गिर सकता है, n बराबर 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, 6 से गिर सकता है, इन्फिनिटी से गिर सकता है। तो अगर गिर n बराबर 1 में रहा है तो इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज, ठीक हो गया। अब वहीं अगर ये n बराबर 2 पे गिर रहा है अपना, किस पे गिर रहा है? n बराबर 2 पे। कहां से गिरेगा? 3 से गिरेगा, 4 से गिरेगा, 5 से गिरेगा, आप स्केल से बनाइएगा ऐसे, 6 से गिरेगा और 7 से गिरेगा। बट गिर कहां पे रहा है? n बराबर 2 में। इस सीरीज को बोलते हैं बाल्मर सीरीज। पहला हमने लाइमन पढ़ दिया, दूसरा बाल्मर, तीसरा अब देखिए आप कैसे गिरेगा। अगर हम यहां पर बात करें तो तीसरे सीरीज में क्या है कि किस में गिरेगा? n बराबर 3 पे गिरेगा। मान लीजिए इसी को देखिए, n बराबर 3 पे, देखिए इस पे गिरा, 4 से गिरेगा, 5 से गिरेगा, गिरेगा 3 पे, हाँ, 6 से, 7, 8, 9 ऐसी इन्फिनिटी पे। तो इस सीरीज को बोलते हैं पाश्चियन सीरीज। गिरेगा कहां पे? 3 पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज कौन सी आएगी? इसमें क्या गिरेगा कि n बराबर 4 पे गिरेगा। ये 4 पे, 5 से गिरा, 6 से गिरा, 7, 8, 9, 10 ऐसे गिरा। इस सीरीज को कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। कौन सा सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। और फाइनल सीरीज हमारी जो आएगी कि जब आपका n बराबर कहां पे गिरेगा? 5 पे गिरेगा, 6 से गिरेगा, 7 से गिरेगा, 8 से गिरेगा ऐसे। इस सीरीज को बोलते हैं पी फंड सीरीज, ठीक है। और यही होता है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि आपकी टोटल 5 सीरीज बनती है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चियन, ब्रैकेट और पी फंड, ठीक है। चलिए इन सब का वो कर लेते हैं, डेरिवेशन जो कह रहा हूँ, ठीक है। आपको लग गया होगा कि ऐसे इतना लंबा हो गया, अभी डेरिवेशन नहीं है अपना, फॉर्मूला देखो क्या फॉर्मूला होता है। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर एच, रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। 1 अपॉन n1 स्क्वायर -1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये n1 क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जिसमें गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन विच फॉलिंग। और n2 क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन जिससे गिर रहा है, फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग। तो n1 क्या हो गया अपना? इन विच
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग, और n2 क्या हो गया, फ्रॉम विच ऑर्बिटल, जिससे गिर रहा है, विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फॉलिंग। पक्का। चलिए बात करते हैं, एक एक करके सभी के लिए बना लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन सीरीज के लिए। लाइमन सीरीज के लिए कहां से गिर रहा होता है बताइए। अगर हम बात करें सबसे पहले लाइमन सीरीज के, लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा 1/लैम्डा इक्वल टू आर एच। या आर एच की वैल्यू कितनी होती है, शॉर्ट में लिख दीजिएगा 10⁻⁻7। क्या होती है 1.02 ऐसे। अब ऑब्वियस सी बात है 1.02 को 1 ही ले लिया हमने, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो आप वैसे भी नहीं लगाने वाले हैं, इंटू 10⁻⁻7 होती है, सीधे ही लगा दीजिए। ठीक है, आर एच 1 गिर किस पे रहा है, 1 पे गिर रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 गिर किससे रहा है, किसी से भी गिर सकता है भाई, 2 से गिर सकता है, 3 से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, किसी से भी गिर सकता है, तो उसको n2 ही लिखे रहो, n2 का स्क्वायर। तो यहाँ n2 कितना हो जाएगा बताओ, n2 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो। ये कौन सा सीरीज पढ़ दिया हमने, लाइमन सीरीज। अब बात करते हैं भाई बाल्मर सीरीज की। क्या फॉर्मूला बनेगा बाल्मर, बाल्मर सीरीज में 1/लैम्डा इक्वल टू आर एच 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 2 पे गिर रहा है। ठीक है, गिर कहां से रहा है, 3 से, 4 से, देखिए फिगर में देखिए दिस। बाल्मर के बाद कौन सी सीरीज आएगी आपकी, पाश्चन। पाश्चन सीरीज में क्या होगा बताइए, 1/लैम्डा इक्वल टू आर एच। देखिए 1 जिससे गिर रहा है, सॉरी जिसमें गिर रहा है 3 का स्क्वायर, जिससे गिर रहा है उसको n2 कह दो। अब तुम बोलोगे भाई ये n2 कहां से पता लगेगा, n2 हमको एग्जाम में दिया होगा, अभी हम इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, इसका जो अगला पार्ट आएगा, और शायद जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक आ भी चुका होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार आप जाइए, वहां उसका लिंक होगा। और अगर आप इस वीडियो को ऐप में देख रहे हैं तो इसी के पार्ट 2 में जाइए, वहां पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n2 इक्वल टू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, एंड सो। ठीक हो गया। पाश्चन के बाद कौन सा सीरीज पढ़ेंगे हम, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में क्या है भाई, 1/लैम्डा इक्वल टू आर एच 1 ब्रैकेट में किस में गिरता है, 4 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 क्या क्या हो जाएगा बताओ यहाँ से, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, एंड सो ऑन। हो गया ब्रैकेट। और लास्ट कौन सा हो गया अपना, पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज क्या होगा, पी फंड सीरीज 1/लैम्डा इक्वल टू आर एच, कहां से गिर रहा है बताइए, 1/5 में गिर रहा है माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो n2 क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, एंड सो। ठीक है, तो ये सभी हमने क्या पढ़ दिए, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट और पीफंड। आई होप यहां तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया। अब अगर आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई है तो हमारा, एक मिनट देखिएगा, मैं एक चीज चेक कर रहा हूं इसमें। हम्म, अगर हम इसकी बात करें, इसमें कुछ चीजें बची हुई है शायद, नहीं सब कुछ ही हो गया। मैं एक बार इसको चेक कर रहा था। हम्म, हाँ यहाँ पर एक चीज है। ठीक है, ये मैं देख रहा था इसको, जो आपका लाइमन सीरीज होता है ना, लाइमन सीरीज आपका यूवी रेडिएशन में होता है। ठीक है, यू इसको एक बार करते हैं, इससे कर लेते हैं। जो आपका लाइमन सीरीज है वो आपका यूवी में है। ठीक है, यूवी में, कहाँ पे, यूवी में। इसके बाद अगर हम करें अपना बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज होता है आपका विजिबल में, इसमें होता है विजिबल रीजन में। ये एग्जाम में आ भी सकता है, कौन से रीजन, अब सभी के सभी इंफ्रारेड,
ये भी किस में होगा आपका इंफ्रारेड, और ये भी किस में होगा आपका इंफ्रारेड। ठीक है, ये इनके रीजन है बस। और यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप यहाँ तक का आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक डेरिवेशन मैंने इस चैप्टर में आपको करा दिया। अब इस चैप्टर का एक भी पॉइंट हमारे पे नहीं छूटा है। हमने थॉमसन मॉडल से स्टार्ट किया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जाके इसको खत्म किया। अब आपने इस वीडियो के बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में जानी है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सीबीएसई क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो में जाइए। अगर आप उत्तराखंड स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप उसमें जाइए। अदरवाइज आप दोनों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है और आपका क्या लेवल है अभी फिजिक्स में। ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट दे दीजिए, हमें एक फीडबैक दे दीजिए, ताकि आगे हम क्या क्या अपना कंटेंट क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी या ऑडियो क्वालिटी, इस पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बाकी हमारा ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हमारे ऐप पे जाइए, वहाँ आपको हर एक कोर्स रिगार्डिंग क्लास 12th, क्लास 10th, IIT जेई एंड नीट का वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत मिनिमम कॉस्ट में हमने वहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए, रिव्यूज दीजिए और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि हम क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे उत्तराखंड में जो रहने वाले बच्चे हैं उनको हम एक कम अफोर्डेबल फीस पे एक बेटर क्वालिटी कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।